हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट जितना भी डिजिटल और स्मूथ दिख रहा है, उसके पीछे दो ही बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं, व्हिच इज एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। इन दोनों ने मिलकर इंडिया के 190 प्लस मिलियन डीमैट अकाउंट्स संभाले हैं और अब एनएसडीएल अपना आईपीओ लेके आ रहा है और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा सवाल है कि सीडीएसएल ऑलरेडी लिस्टेड है, तो क्या एनडीएसएल उसका स्ट्रॉन्ग कंपटीटर बन पाएगा या नहीं। और दूसरा टॉपिक ये है कि हाउ इंडिया के स्पेस स्टार्टअप अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। पहले ये स्टार्टअप सिर्फ सैटेलाइट्स बनाते थे या रॉ डेटा कलेक्ट करके देते थे, लेकिन अब उनका मेन फोकस है कि डेटा को प्रोसेस करके वैल्यूएबल इंसाइट्स देना जो डायरेक्टली बिजनेस डिसीजंस में काम आए। नाउ लेट्स एक्सप्लोर मोर ऑन दिस। हाय, दिस इज योर होस्ट सुहानी कटारिया एंड लेट्स डिकोड। पहले एनडीएसएल वर्सेस सीडीएसएल आईपीओ के टाइम पे किस पे भरोसा करें, तो पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। 1996 के पहले शेयर्स पेपर सर्टिफिकेट्स में होते थे जिसपे फर्जी, थेफ्ट या डिलीवरी डिले जैसे इश्यूज होते थे। फिर आया डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, जिसके बाद इंडिया ने सिक्योरिटीज को डीमटेरियलाइज करना स्टार्ट किया, यानी पेपर की जगह डिजिटल एंट्री। इसी समय पर एनएसडीएल को लॉन्च किया गया 1996 में और फिर 1999 में आया सीडीएसएल। इंडिया दुनिया का पहला कंट्री बना जहां पूरा मार्केट डीमैट हो गया। अब एनएसडीएल आईपीओ का ओवरव्यू देखते हैं। आईपीओ ओपन होगा 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक। उसका लिस्टिंग डेट है 6 अगस्त 2025, जो बीएसई पर होने वाला है। प्राइस बैंड है अराउंड 760 to 800 रुपीज पर शेयर। 4011.6 करोड़ रेज होने वाला है, लेकिन ये पूरा ऑफर टू सेल है, मतलब कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। आईपीओ में स्टेक बेच रहे हैं आईडीबीआई, एनएससी, एसबीआई और एचडीएफसी बैंक और यूनियन बैंक। प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स जो अनलिस्टेड मार्केट में एनएसडीएल के शेयर्स 1025 पर खरीद बैठे हैं, उनको अब 225 का पेपर लॉस हो रहा है। इस वजह से उनमें काफी डिस्कंटेंट भी है। अब एनएसडीएल और सीडीएसएल के नंबर्स के सच को जानते हैं। अगर डीमैट अकाउंट्स देखें तो सीडीएसएल के पास अराउंड 15.3 करोड़ अकाउंट्स है और एनएसडीएल के पास है सिर्फ 3.95 करोड़ अकाउंट्स। सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बना के चला है, जबकि एनएसडीएल का फोकस इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पे रहा है। अब अगर असेट्स अंडर कस्टडी की बात करें तो एनएसडीएल के पास 464 लाख करोड़ वैल्यू के सिक्योरिटीज है, जबकि सीडीएसएल के पास 71 लाख करोड़ है। तो एनएसडीएल के पास कम अकाउंट है लेकिन हाई वैल्यू अकाउंट है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें फॉर FY25 तो एनएसडीएल का रेवेन्यू है अराउंड 1420 करोड़ और उनका प्रॉफिट था सिर्फ 343 करोड़, जबकि सीडीएसएल का रेवेन्यू था 1082 करोड़ लेकिन उनका प्रॉफिट था 526 करोड़। ज्यादा लीन और एफिशिएंट मॉडल है। सीडीएसएल का पैट मार्जिन है 48.6 जबकि एनएसडीएल का है 22.3। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें उसमें भी सीडीएसएल का ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी है विच इज 29.9 वर्सेस जो एनएसडीएल का है वो अराउंड 17.1% का है। अब बिजनेस मॉडल का डिफरेंस समझते हैं। एनएसडीएल का बिजनेस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो डिपॉजिटरी सर्विसेज जहां से 43% तक का रेवेन्यू आता है और 91% तक का प्रॉफिट। एनएसडीएल का पेमेंट्स बैंक है जो 50% रेवेन्यू देता है लेकिन सिर्फ 1% प्रॉफिट। एंड लास्टली एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट जो केवाईसी करता है, स्किल्स रजिस्ट्री और इंश्योरेंस डिपॉजिटरी का काम करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि एनएसडीएल का बैंक बिजनेस बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 0.5% है, जबकि डिपॉजिटरी का ओपीएम 50% के ऊपर है। अगर सीडीएल एक फोकस्ड बिजनेस है तो वो सिर्फ डिपॉजिटरी सर्विसेज करता है जो लीन, सिंपल और हाई मार्जिन है। इसी वजह से वो ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर आखिरी बात फ्यूचर ग्रोथ और रिस्क की करते हैं तो सीडीएसएल को फिनटेक्स जैसे जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ फास्ट इंटीग्रेशन, लोअर चार्जेस एंड बेटर एपीआई सपोर्ट की वजह से। एनएसडीएल को अपना पेमेंट बैंक और डेटाबेस वर्टिकल या तो प्रॉफिटेबल बनाना पड़ेगा या स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। रेगुलेटरी लैंडस्केप भी डायनामिक है। सेबी अगर प्राइसिंग रेगुलेशंस टाइटन करे तो दोनों पे इम्पैक्ट आएगा। सो द रियल क्वेश्चन इज, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहोगे? अब चलते हैं दूसरे न्यूज की टुवर्ड्स। इंडिया के स्पेस स्टार्टअप्स अब एक नए फेज में एंटर कर रहे हैं। पहले ये स्टार्टअप्स सिर्फ सैटेलाइट्स बनाते थे या रॉ डेटा कलेक्ट करके देते थे, लेकिन अब
उनका मेन फोकस है डेटा को प्रोसेस करके वैल्यूएबल इंसाइट्स देना जो डायरेक्टली बिजनेस डिसीजंस में काम आए। ये शिफ्ट उनका बिजनेस मॉडल ही बदल रहा है, जिसे एक्सपर्ट्स ऑर्बिट से इंसाइट्स लूप कह रहे हैं। अब ऑर्बिट से इंसाइट्स तक का सफर जानते हैं। बिजनेस का नया मॉडल। अब पहले तक स्पेस स्टार्टअप का रेवेन्यू मेजरली आता था गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से, सैटेलाइट पेलोड से, या पार्ट सप्लाई करने से, या फिर बेसिक रॉ सैटेलाइट इमेज बेचने से। लेकिन अब ये स्टार्टअप्स एक डेटा फर्स्ट मॉडल फॉलो कर रहे हैं। अब क्लाइंट ये नहीं पूछता है कि आपने क्या कैप्चर किया, या बल्कि वो ये पूछता है ये डेटा मेरे डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करेगा। इसलिए अब फोकस है फास्ट, रेलेवेंट और एक्शनेबल डेटा डिलीवर करने पर, जिसे यूज करके क्लाइंट अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज कर सके। अब देखते हैं की इंडिया स्टार्टअप्स और उनके इनोवेशंस। पहले बात करते हैं पिक्सेल की, जो बेंगलुरु से बेस्ड है। ये कंपनी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट्स बनाती है। इनका डेटा पोल्यूशन डिटेक्शन, क्रॉप मॉनिटरिंग और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में काम आता है। उनका गोल है हाई क्वालिटी अर्थ ऑब्जर्वेशंस डेटा प्रोवाइड करना विद मिनिमम डिले। दूसरा स्टार्टअप है डिजिनतरा, विच इज ऑल्सो बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। ये स्पेस स्टार्टअप सैटेलाइट ट्रैफिक और डेब्री मॉनिटरिंग करता है। सैटेलाइट ऑपरेटर्स को ये हेल्प करता है कि सेफ रूट प्लान करने में, ताकि सैटेलाइट कोल्यूजन अवॉइड हो सके। कंपनी अब एक सैटेलाइट असेंबली लाइन भी सेट कर रही है ड्यू टू डिमांड फ्रॉम डिफेंस क्लाइंट्स ग्लोबली। एंड द लास्ट वन इज गैलेक्साई। ये कंपनी अपना पहला इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसमें SAR विच इज सिंथेटिक अपर्चर रेडार टेक यूज होगा। इस टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि ये क्लाउड और रात के टाइम की भी क्लियर स्काई इमेजिंग दे सकती है। CEO सुयश सिंह का मानना है कि इसकी स्पीड और क्लैरिटी से उनका डेटा ग्लोबली काफी डिमांड में रहेगा। अब मार्केट डिमांड एंड यूज केसेस को देखते हैं। इन स्पेस के हिसाब से 2023 तक इंडियन स्पेस इकोनॉमी $44 बिलियन का हो सकता है। इसमें से लगभग 40% रेवेन्यू अर्थ ऑब्जर्वेशंस और डेटा सर्विसेज से आने का एस्टिमेट है। अब क्या यूज हो रहा है इस डेटा का? पहले तो एग्रीटेक कंपनीज क्रॉप हेल्थ और यील्ड प्रोटेक्शन के लिए रियल टाइम डेटा यूज कर रही है। मैरीटाइम कंपनीज इलीगल शिप्स या अनयूजुअल मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए अलर्ट्स ले रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज फ्लड प्रोन या फायर रिस्क एरियाज को एनालाइज करने के लिए डेटा यूज करते हैं। लॉजिस्टिक्स एंड फ्लीट ट्रैकिंग फर्म्स वेदर, ट्रैफिक और रियल टाइम मूवमेंट मॉनिटर करने के लिए सैटेलाइट देखते हैं। हेज फंड्स अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स देखकर या रियल एस्टेट या लैंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स डिसाइड करती है। सिटी गवर्नमेंट्स अर्बन प्लानिंग और पब्लिक सर्विस ऑप्टिमाइजेशंस के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजरी यूज करती है। क्लाइंट्स इतने इंटरेस्टेड है कि कुछ तो $100 पर स्क्वायर मीटर पर वीक तक पे करने को तैयार है सिर्फ इनसाइट्स के लिए। लेकिन इनके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है, सैटेलाइट बिल्ड करना, लॉन्च करना और डेटा डिलीवर करना सब मिलके करोड़ ऑफ रुपीस लगते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ चिकन एग प्रॉब्लम। अगर ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं होंगे तो डेटा कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी, और अगर क्लाइंट्स नहीं होंगे तो फंडिंग नहीं मिलेगी। इसलिए डिमांड और कैपिटल दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ पॉलिसी एंड रेगुलेशन इश्यूज। इंडिया में प्राइवेट स्पेस पॉलिसी अब डेवलपिंग स्टेज में है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, डेटा एन्क्रिप्शन एंड क्रॉस बॉर्डर डेटा शेयरिंग। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑफ ग्लोबल कॉम्पिटिशन टफ है। इंडियन स्टार्टअप्स को compete करना है प्लैनेट लैब्स, मैक्सआर, ब्लैक स्काई जैसे बड़े प्लेयर्स से, जिनके पास ऑलरेडी एडवांस टेक है, फंडिंग स्ट्रॉन्ग है और ग्लोबल क्लाइंट बेस भी काफी एस्टेब्लिश्ड है। बट ऑल इन ऑल द कंक्लूजन इज, अब इंडिया का स्पेस रेस सिर्फ रॉकेट्स लॉन्च करने का नहीं है। अब ये है कि क्या आप स्पेस से ऐसी इंसाइट दे सकते हो जो किसी का बिजनेस बदल दे। ये स्टार्टअप्स अगर एडवांस टेक बनाए, स्केलेबल डेटा सिस्टम्स डेवलप करे और अर्ली क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट डिलीवर करे, तो इंडिया दुनिया का टॉप स्पेस डेटा इंटेलिजेंस प्रोवाइडर्स में से आएगा। इस नए युग में रॉकेट बनाना इंपॉर्टेंट है, बट इंसाइट्स देना और भी ज्यादा वैल्यूएबल। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स की न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे Iveco nears dual sale, defense units to Leonardo and commercial business to Tata Motors. Iveco Group is close to finalizing deals to sell its defense units to Leonard Spa and its commercial trucking business to Tata Motors. The transaction could be announced when Iveco report earnings, though negotiation could still face delays.
Leonardo's bid of approximately 1.6 billion euros for the defense unit satisfies Italian government requirements to keep the business domestically controlled. The sale would allow Tata Motors to strengthen its European commercial vehicle operations and enhance its design capabilities for European market. उसके बाद हम देख सकते हैं 21st Century Management Services reports quarterly results with mixed performance. On a standalone basis, the company reported income from operations of 286 lakh compared to the loss of 802 lakh in the previous quarter and rupees 1,442 lakhs in the same quarter. But the company has posted a profit of 238 lakhs for the quarter, a significant improvement from the loss of 1,074 in the previous quarter. तो ऐसे ही और भी क्विक न्यूज़ के लिए आप हमारा ये प्रोडक्ट और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो. अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम फिर से देख सकते हैं कि आज ग्रीन है बिकॉज आज के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं एंड वी कुड सी अ पॉजिटिव सेंटिमेंट इवन दो वो जो इंडिया यूएस वाला डील है वो अभी भी काफ़ी अनसर्टन है, बट इंडियन मार्केट्स पर लाइक नहीं, आज हम लोग पूरा उसको खींच के लेके चलेंगे ऊपर. So let's look at the top gainers and losers for today. Today's top gainer is Jio Financial Services, which is up by 4.47%. Asian Paints is up by 1.78%. Reliance is up by 2.13%. L&T is up by 2.14%. उसके बाद Eicher Motors is up by 1.57%. So these have been the top gainers for today. Top losers की बात करें तो Axis Bank is down by 0.88%. TCS is down by 0.76%. SBI Life Insurance is down by 0.92% and HDFC Life Insurance is down by 0.64%. So these have been the top losers for today. If you look at the FII data, as of 28 July 2025, FII ने massive selling किया था again of 6,082 crores, जबकि DI ने उतना buying किया था और 6,764 crores. उसके बाद अगर MTF Insights पे आते हैं तो MTF Insights as of July 25, 2025, the industry MTF book stands at 92,036 crores. इसमें 6,361 crore positions add हुए हैं, 5,714 crore positions liquidate हुए. So the net book addition is of 646 crores, जिसमें जो highly exposed stock है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, TCS, रिलायंस एंड माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स. उसके बाद अगर टॉप डिलीवरी की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज आर HCL टेक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड भारती एयरटेल, विच रेंज फ्रॉम 78% to 73%. अब चलते हैं निफ्टी 50 को एनालाइज करने ऑन धन चार्ट्स. जैसे हम देख सकते हैं आज का बहुत ही बड़ा एक ग्रीन कैंडल बना है, ऑल्दो हम अभी भी 50 EMA के नीचे ही बंद हुए हैं, but still it was a very very good recovery. We are almost 140 points in the green. आज हम लोग बंद हुए हैं. We can see Nifty opened around 24,609, made a high of 24,847, made a low of 24,598, closed around 24,821. Okay, उसके 20 EMA और 50 EMA के अभी भी नीचे है, but today was a great pullback that we saw. उसका RSI भी है around 42. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स opened around 80,620, made a high of 81,429, made a low of 80,575, closed around 81,337. आज सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था मंथली वाला एंड दैट इज व्हाई वी कैन सी कि आज काफ़ी ज़्यादा हमें रैली देखने मिली है. सेंसेक्स भी आज 446 पॉइंट्स से ऊपर है. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज सारे ही इंडाइसेस ग्रीन में ही बंद हुए हैं, जिसमें द टॉप गेनर इज निफ्टी रियल्टी विच इज अप बाय 1.6%, निफ्टी फार्मा इज अप बाय 1.37%, निफ्टी मिड कैप इज अप बाय 1.04%, निफ्टी नेक्स्ट 50 is up by 0.91% and Nifty commodity is up by 0.84%. So these have been the top gainers for today. That's it. I'll see you tomorrow. तो आपको क्या लगता है? Will the Indian startups really fly high or फिर से they would just disappoint like the other ones? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.